ठाकुर बायो क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पदार्थ, मैटर। और हम लोग पदार्थों के बीच कैसे समानता और विषमता देखते हैं, कैसे उनको हम लोग समूहों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। समानता और विषमता के आधार पर उसका हमें समूह बनाना है। तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, उसके कौन कौन से गुण देखेंगे, आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ कमेंट्स अवश्य करिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है पदार्थ, और उस पदार्थ को किस प्रकार से हम लोग समूह बनाएंगे, अलग अलग समूहों में बांटेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ, इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है। अगर इस मार्कर को हम इस व्हाइट बोर्ड पे रख दें तो इस व्हाइट बोर्ड का कुछ हिस्सा ये मार्कर के द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, यानी कि उसको छेक लिया जा रहा है, घेर लिया जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बोर्ड है और ये दीवार है। तो जब हम बोर्ड इस लंबाई और चौड़ाई का इस दीवार पर रखें तो इस बोर्ड ने क्या किया कि इस दीवार का कुछ जगह ऑक्युपाई कर लिया, घेर लिया। तो पदार्थ जो भी होते हैं, हम पदार्थ उसको कह सकते हैं जो स्थान घेरता हो। जो भी स्थान घेरता हो वो पदार्थ कहलाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ अगर ये है तो इसमें इसका भार होना चाहिए। जैसे आप हवा को गुब्बारा में अगर भर लेंगे तो हवा का भार आप बता सकते हैं कि कितना ग्राम है, कितना लीटर है, कितना केजी है। तो पदार्थ वह होता है जो जगह घेरता है और जिसमें भार होता हो। इसके साथ और भी बातें हैं जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस होती हो, लेकिन ये जितने भी इसके बाद की बातें हैं ये उसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। लक्षण जरूर है लेकिन उसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन ये जो दो लक्षण है कि उसमें भार हो और वह जगह को घेरता हो, जगह को ऑक्युपाई करता हो, तो ये उसका विशिष्ट लक्षण है। कुछ ऐसे नाम हैं जो पदार्थ नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्वाद है। स्वाद का कोई पदार्थ नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें गंध, तो गंध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना ही उसमें कोई भार होता है गंध में, और ना ही उसका कोई जगह वो छेंकता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ईमानदारी, गरीबी, इन सब चीज़ों में कोई भार नहीं होता, कोई यह जगह नहीं घेरता, इसलिए इन सब चीज़ों को हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। तो पदार्थ वह होता है जिसमें जगह घेरने की क्षमता हो, जगह को छेंकने की क्षमता हो, और साथ साथ जिसमें भार हो। तो अब ये पदार्थ है, इसको हम लोग
अवस्था के आधार पर कई अवस्थाओं में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो द्रव के रूप में होते हैं, कुछ पदार्थ गैसीय रूप में होते हैं। हालांकि थोड़ा और आगे के क्लास में अब जाएंगे तो आपको मिलेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, बीईसी कहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ की यह अवस्था है कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है हमारे चारों तरफ। लेकिन पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ या तो वह तत्व के रूप में आपको मिल जाएंगे, या आपको यौगिक के रूप में मिल जाएंगे, या फिर वह मिश्रण के रूप में मिल जाएंगे। इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आगे के चैप्टर में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वह है कि पदार्थ को उसकी समानता और विषमता के आधार पर, उसके गुणों में कुछ समानता दे करके, कुछ विषमता दे करके समूहों में कैसे उसे हम रखेंगे, आज हम इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज हम लोग पदार्थ के कुछ गुण को देखते हैं जिनके आधार पर हम लोग पदार्थों को अलग अलग समूहों में विभाजित करेंगे। जैसा कि पहला इसका गुण है पदार्थ का कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ को समूहों में बांट सकते हैं पारदर्शिता के आधार पर। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पारभासी होते हैं, या इसे हम लोग अर्धपारदर्शी भी कहते हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हुए। या तो वो पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, या फिर वे अर्धपारदर्शी होंगे, या उसको पारभासी भी कहते हैं यानी कि ट्रांसलूसेंट होंगे, और या फिर वह अपारदर्शी होंगे, ओपेक होंगे। अब जरा तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी क्या चीज़ होता है। अगर कोई वस्तु है और उसके आर पार अगर आप देख सकें तो इसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। अगर किसी वस्तु के हम आर पार देख सकते हों तो उसको पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कम गहराई वाला साफ पानी हो, वह पारदर्शी होता है। हवा है हमारे चारों तरफ, यह पारदर्शी है। कांच होता है जो पारदर्शी होता है। तो जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं वह पारदर्शी है, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, जो वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड के पीछे दीवार का वह हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है जो इसने घेरे हुआ है। तो यह अपारदर्शी हुआ। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पारभासी होते हैं, उसके कुछ भाग दिखाई देंगे, कुछ भाग नहीं दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कि बटर पेपर है, आप तेल लगा दीजिए कागज़ पर, तो ऐसा पेपर जो होता है उसके नीचे रखा हुआ चीज़ या ऊपर रखा हुआ चीज़ थोड़ा बहुत दिखाई दे देता है, कुछ उसका अंश दिखाई देगा, अर्थात वह आंशिक रूप से दिखाई देगा, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। उसी तरह थीन पेपर है, अगर पतला कागज़ हो तो भी आपको दिखाई देता है। घिसा हुआ कांच हो उससे भी आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर पतला सूती का कपड़ा हो तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे देती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग
अर्ध पारदर्शी कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जैसे कि कांच है, पानी है और हवा है। जिनके आर पार नहीं देखा जा सके, अपारदर्शी, जैसे कि दीवार है, कांच है, लोहा है, तांबा है, लकड़ी है। और जिसके आर पार कुछ चीज़ें दिखाई दे, सब नहीं, उसे हम लोग अर्धपारदर्शी या पारभासी कहते हैं, जैसे कि बटर पेपर हुआ, थीन पेपर हुआ। अब ये था पारदर्शिता के आधार पर। अब एक दूसरा गुण है, उस गुण को हम लोग लेते हैं कि जल में घुलने के आधार पर। कुछ ऐसे पदार्थ आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो जल में नहीं घुलते। तो जो जल में नहीं घुलते हैं उसे हम अविलेय पदार्थ कहते हैं, और जो जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे आप देखिए कि चीनी को ले लीजिए, वह पानी में आसानी से घुल जाता है। नमक को ले लीजिए, वह पानी में आसानी से घुल जाता है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलेय होते हैं, इसलिए हम लोग इनको विलेय पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जो जल में नहीं घुल सकते हैं, जैसे कि पत्थर है, बालू है, ये जल में नहीं घुलेगा। चौक पाउडर है, ये भी जल में नहीं घुलता है। तो इसे हम लोग जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं, अर्थात ये घुलने वाले नहीं होते हैं, ये जल में नहीं घुल सकते, इसलिए इनको अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो इन्हें हम अविलेय की श्रेणी में रखेंगे, और जो जल में घुल जाएंगे उसे हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। तीसरी चीज़ है कि एक और गुण है, मिश्रणीय के आधार पर, मिश्रणीयता के आधार पर भी हम लोग पदार्थों को बांटते हैं। कुछ तरल ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ तरल ऐसे होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। जैसे कि अगर आप दूध को लीजिए तो वो जल में घुल जाता है, जल में मिल जाता है, एक जैसा बन जाता है, लेकिन मिश्रण तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर जल में मिट्टी तेल को डाला जाए तो यह अमिश्रणीय होता है, इमिसिबल होता है। तो कुछ पदार्थ मिसिबल होते हैं, कुछ इमिसिबल होते हैं। जो पदार्थ मिसिबल होते हैं वो जल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, और जो इमिसिबल होते हैं यानी अमिश्रणीय होते हैं, जैसे कि मिट्टी तेल है, नारियल तेल है, सरसों तेल है, इसको आप जल में रखिएगा तो इसकी डेंसिटी कम होती है, ये तुरंत ऊपर जो है तैरने लगता है, उस पर छताने लगता है, तो ये घुल नहीं पाता है। उसके आधार पर अगर हम लोग तैरने के आधार पर भी बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तैरते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं तैरते हैं। जैसे आप देखिएगा कि नाव है, या तैरने वाली चीज़ें होती हैं। उसी तरह से अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वो डूब जाता है, कागज़ फेंकते हैं तो वो तैरने लगता है। तो जिन पदार्थों के घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होते हैं वे पदार्थ डूब जाते हैं। जिन पदार्थों के घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होते हैं, अर्थात भारी होते हैं, वे डूब जाते हैं। लेकिन जिन पदार्थों के घनत्व जल के घनत्व से कम या उसके बराबर होता है तो वह उस पर तैरता है, डूबता नहीं है, सिंक नहीं होता है, वो फ्लोट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई को अगर पानी में फेंक दीजिए तो आप देखेंगे कि उसकी पेंदी ओर से पानी पर वो तैरता रहेगा तब तक जब तक उसके अंदर पानी नहीं समा जाए। कढ़ाई में पूरा पानी जब भर जाएगा तब ही वो डूबेगा। कागज़ है वो तैरता रहता है, लेकिन वहीं अगर एक गोली आप शीशे का फेंकें पानी में तो वो डूब जाता है, क्योंकि शीशे की गोली का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वह जल के घनत्व से ज़्यादा होता है। जो संपर्क क्षेत्रफल है उसका घनत्व जो होगा उससे ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ें भारी होती हैं उनके घनत्व ज़्यादा होते हैं, जो चीज़ें हल्की होती हैं उनके घनत्व कम होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो पानी में तैर सकती हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं तैर सकती हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो है कि उसके हार्डनेस के आधार पर, कठोरता के आधार पर। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कठोर होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो मुलायम होती हैं। अब ये कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ कठोर है कि मुलायम है? जैसे कि आप देखेंगे कि दीवार पर अगर आप नाखून से खरोच बनाने का प्रयास करें तो देखेंगे कि आपका नाखून पर खरोच बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ों को आप दबाना आसान हो, जैसे आप रबर है तो उसको दबाना आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि फूल है, आप फूल की पंखुड़ियों को देखें, मुलायम होते हैं। उसी तरह से पत्ती को देखें, पौधे की पत्तियां भी मुलायम होती हैं। रुई को देखें, मुलायम होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको दबाना आसान होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, उनको दबाना मुश्किल होता है। कुछ पदार्थ तो बिल्कुल दबेंगे ही नहीं, जैसे कि आप पत्थर ले लीजिए तो दबाना मुश्किल होता है, तो वह कठोर पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ईंट ले लीजिए, वो कठोर पदार्थ की श्रेणी में आएगा। काष्ठीय वुडी जो लकड़ी है, जिससे लकड़ी निकाला जाता है, जो काष्ठीय तना है, तो उसमें भी आप उसको दबा नहीं सकते। लेकिन जो साग, जैसे साग है बथुआ का, उस तरह के आप फूल पत्ती को या तना को आप पकड़े तो आसानी से उसको दबा पाएंगे, तो वो मुलायम होते हैं। तो इसके आधार पर भी आप पदार्थों को बांट सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत कठोर होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत मुलायम होती हैं। तो कठोरता के आधार पर भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कठोर और मुलायम। जिन पदार्थों पर खरोचना या फिर दबाना आसान होता है उसे हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं, मुलायम पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों को खरोचना या फिर दबाना मुश्किल होता है उसे हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। तो उसके आधार पर भी आप बांट सकते हैं। अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर होता है, चमक होती है उसके अंदर, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। तो जैसे आप जितने भी धातु देखेंगे, जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं, तो इस बोर्ड में चमक है। इसके बगल में देखिए ये धातु लगा हुआ है, तो इसमें भी चमक है। लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कोई चमक नहीं होती, जो बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। तो इसके आधार पर भी आप पदार्थों को बांट सकते हैं कि चमकीले हैं या नहीं हैं। इसके आधार पर भी आप पदार्थों को बांट सकते हैं। तो ये था कि कुछ गुण पदार्थों के जिनके आधार पर आपने यह तय किया कि पदार्थ को हम लोग दो श्रेणी में बांटेंगे। जैसे एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि पारदर्शिता के आधार पर यह तीन पदार्थ प्रकार का होगा: पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, मिश्रणीयता के आधार पर, चमक के आधार पर, इन सभी आधारों को आप बताते हुए, समझते हुए पदार्थों को वर्गीकृत करने का प्रयास करें। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह से आप आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।